वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम क्लास 12 के केमिस्ट्री सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था पृष्ठ रसायन। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक भी करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करें। अगर आप स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप 8755084148 पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपको कैसे पढ़ाया जाएगा इसके लिए आप लोग एक वीडियो देख सकते हैं जिसका नाम है ऑनलाइन कैसे पढ़ें, और वो भी हमारे चैनल पर पढ़ी है फ्यूचर जोन एकेडमी पर। तो आइए आज हम पृष्ठ रसायन के मतलब जो चैप्टर चल रहा था उसके टॉपिक को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो आज का इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है अधिशोषण का कारण। तो पहले हेडिंग पर चलते हैं हम, अधिशोषण का कारण। तो देखिए अधिशोषण का कारण क्या होता है मैं आपको बताऊं। जो हमारी सतह होती है, मान लो मैंने एक बीकर लिया, बीकर में मैंने कोई पदार्थ भर दिया, तो भरने के बाद मैं दो जगह पर इसका विश्लेषण करूंगा। एक तो मैंने क्या की, ये ऊपर वाली सतह ली, और एक मैंने अंदर। जब अंदर हमारा परमाणु होगा तो उस पर चारों ओर से बराबर बल लगेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो स्थिर रहेगा। कैसे रहेगा? स्थिर रहेगा, मतलब उस पर कोई भी, ये मानकर चलो उस पर कोई भी बल नहीं होगा, क्योंकि चारों तरफ का ये बल इधर से कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। अब हम सतह की बात करें, सतह पर क्या होता है, बाहर बाहर का बल लगता है। मतलब किस टाइप का, मतलब ये बाहर से अंदर की ओर बल लगता है, लेकिन ऊपर कोई किसी प्रकार का बल नहीं लगता है। इसलिए क्या रहता है, चिपका रहता है। तो यही कारण होता है, इस असंतुलन बल के कारण आपका जो अधिशोषित पदार्थ होगा वो सारा का सारा अधिशोषण की प्रक्रिया में चिपका रहेगा। क्लियर? तो ये बात आप अच्छे से कवर करिएगा। इसमें असंतुलित बल लगता है जिसके कारण हमारा अधिशोषण संभव हो पाता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्रियाविधि पर ध्यान देते हैं। क्रियाविधि देखिए आपकी क्या होती है। क्रियाविधि में क्या होता है, मान लो हमारे पास एक पृष्ठ है, ये हमारा एक कोई पृष्ठ है, तो इस पर एक निश्चित ताप पर जब टेम्परेचर आपका फिक्स होगा और दाब आपका फिक्स होगा, तो कुछ ना कुछ पदार्थ जो आकर इसकी सतह पर बैठ जाएंगे, तो वे बैठने पर असंतुलित बल के द्वारा बंध जाएंगे। तो ये प्रक्रिया आपकी किसके कारण हुई, ये आपके ताप और दाब के निश्चित होने के कारण हुई। और चूंकि आप देख रहे हैं जब आपका ताप और दाब निश्चित है और पदार्थ तब भी आपका चिपक रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी पृष्ठीय ऊर्जा में कमी होगी। किसकी? सतह की पृष्ठीय ऊर्जा में कमी होगी। जब ऊर्जा में कमी होगी तो ये प्रक्रम आपका कैसा होगा, उष्मा अक्षेपी होगा। कैसा होगा? उष्मा अक्षेपी। ऊर्जा में कमी का कारण क्या है, ऊर्जा कहीं बाहर गई है, और जिसको हम कह सकते हैं उष्मा अक्षेपी, यानी उष्मा बाहर गई है। तो इसलिए ये प्रक्रम क्या होता है, उष्मा अक्षेपी होता है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर 2018 में क्वेश्चन आता कि सिद्ध कीजिए जो आपका अधिशोषण होता है वो एक उष्मा अक्षेपी प्रक्रम होता है। तो आप इसको कैसे सिद्ध करेंगे, आप वहां पर लिखेंगे कि जब आपका कोई पदार्थ किसी सतह पर अधिशोषित होता है तो उसकी सतह की उष्मीय ऊर्जा में क्या होती है, कमी होती है, जिसे स्पष्ट है कि उष्मा बाहर निकल रही है, तो जिसको हम क्या बोल सकते हैं, उष्मा अक्षेपी प्रक्रम बोल सकते हैं। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अधिशोषण और अवशोषण में अंतर। अधिशोषण और अवशोषण में अंतर, तो यहां पर मैंने आपको पहले भी बताया था अधिशोषण की परिभाषा और अवशोषण की परिभाषा में। देखिए मैं यहाँ पर आपको पॉइंट वाइज कराऊंगा, तो यहाँ पर आप कम से कम तो 3 तो कर ही लीजिएगा। तो मैं एक पहले भी बात करते हैं, तो इधर मैं अधिशोषण के बारे में बात करूंगा और इधर मैं अवशोषण के बारे में बात करूंगा। तो देखिए ये जो हमारे पास अधिशोषण घटना होगी ये सतही घटना होगी। कैसी घटना होगी? सतही घटना होगी। जबकि हमारे पास अंदरूनी घटना है, मतलब जो पदार्थ आपका अधिशोषित होगा, अवशोषण होगा, वो सतह के अंदर चला जाएगा, यानी इसको हम बोलते हैं स्थूल घटना। क्या बोलते हैं इसको? स्थूल घटना। दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट आप ध्यान रखिए, जो आपका अधिशोषण होता है, जो आपका अधिशोषण होता है वो जो आपकी सतह होगी उस सतह पर कम पदार्थ का होगा। कम पदार्थ का मतलब ये आपकी सतह जो होगी, इस सतह पर जो आपका पदार्थ बाहर से आकर बैठेगा वो पदार्थ आपका कम होगा। लेकिन इसमें उल्टा होता है। इसमें आपका कैसा होगा, जो आपकी जो जो भी आपका पदार्थ होगा जो अवशोषित हो रहा है वो एक्चुअल पदार्थ की मात्रा से अधिक होता है। मतलब आपने देखा होगा जो आप
सोखने वाला पदार्थ देखते हैं जो गद्दी से निकलता है, उसका वेट कम होता है, और जो वो पानी को सोख लेता है तो उसका वेट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जितना पानी वो सोखता है उसकी मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए आप ध्यान से। तीसरा जो पॉइंट है यह है ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। अभी हमने बात करी इसकी, ये कैसा ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, जबकि ये हमारा क्या है, हमेशा उष्मा के साथ बिल्कुल परिवर्तित नहीं होता, मतलब इसमें आपकी कोई उष्मा की जरूरत नहीं होती है, मतलब नो डिपेंड ऑन उष्मा। चौथा पॉइंट भी एक मैं अच्छा सा डिस्कस कर लेता हूँ। ये उत्क्रमणीय प्रक्रम है, मतलब जो अधिशोषण है ना आपका, वो उत्क्रमणीय प्रक्रम है, यानी एक बार अगर अधिशोषित हो गया पदार्थ तो उसको हटा सकते हैं। तो ये हम क्या कह सकते हैं, उत्क्रमणीय है। जबकि ये आपका उत्क्रमणीय नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ पदार्थ आप इसमें से वापस नहीं निकाल सकते। वैसे हम निकाल तो लेते हैं, देखा आपने गद्दी को उसको मतलब दबा करके हम निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ उसके अंदर पदार्थ रह जाता है, तो इसलिए हम इसको उत्क्रमणीय नहीं कह सकते। तो ओके, आप कम से कम 4 या 3 पॉइंट तो याद कर लीजिएगा। अगर आपके 4 या 3 पॉइंट कवर हो जाते हैं तो अच्छी बात है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी धनात्मक और ऋणात्मक अधिशोषण। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, पहले मैं धनात्मक अधिशोषण की बात करता हूं, फिर मैं ऋणात्मक अधिशोषण की बात करता हूं। तो धनात्मक अधिशोषण में क्या होता है, जब आपका पदार्थ, ये मान लो आपकी क्या है, सतह है, क्या है, सतह है। अब ये सतह अगर आपकी कम हो और जो पदार्थ आकर इस पर चिपक जाए वो क्या हो, ज्यादा हो, यानी अधिशोषक पदार्थ की मात्रा बहुत ज्यादा हो, और जो अधिशोष्य मतलब जो आपका मतलब क्या है, जो आपकी सतह है वो उसका मतलब एरिया क्या हो, कम हो। तो ऐसे मतलब अधिशोषण को हम धनात्मक अधिशोषण कहते हैं। जब ये पदार्थ जो आ रहा है जो चिपक रहा है वो ज्यादा हो और सतह आपकी कम हो तो उसको बोलते हैं धनात्मक अधिशोषण। लेकिन जब इसका उल्टा होगा, यानी सतह आपकी बहुत छोटी सी होगी और पदार्थ आपका क्या हो रहा है यहाँ पर, इससे भी छोटा है, बहुत छोटा सा है पदार्थ, यानी सतह तो है ही आपकी चलो जितनी है, लेकिन सतह के सापेक्ष में पदार्थ की मात्रा कम हो, यानी सतह आपकी क्या हो, ज्यादा हो, तो ऐसे केस में हम कहेंगे उसको ऋणात्मक अधिशोषण। क्लियर, यानी जो पदार्थ आपका अगर कम चिपक रहा है तो ऋणात्मक, और अगर ज्यादा चिपक रहा है तो धनात्मक होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अधिशोषण के प्रकार, ये आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, क्योंकि इसके जो दोनों टॉपिक है दोनों बोर्ड में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम भौतिक अधिशोषण की बात करते हैं, फिर हम रासायनिक अधिशोषण की बात करेंगे। तो भौतिक अधिशोषण क्या होता है, तो इसके बारे में एक एक टॉपिक करने का कवर करेंगे। तो मैं पहले यहाँ पर थोड़ा सा करके बता दूं आपको, जो भौतिक अधिशोषण होता है वो बलों के आधार पर होता है, और जो रासायनिक अधिशोषण होता है ये भी आपका बलों के आधार पर होता है। जो आपका कम बल होता है वो भौतिक अधिशोषण में होता है, कमजोर बल के कारण भौतिक अधिशोषण बनता है, जबकि आपका अगर ताकतवर बल लगता है तो रासायनिक अधिशोषण तैयार होता है। तो चलते हैं आगे। तो हम सबसे पहले कवर करेंगे भौतिक अधिशोषण। तो भौतिक अधिशोषण पर चलते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। ये आपका 2017 में क्वेश्चन आया था, तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से कवर कर लीजिए। क्वेश्चन में क्या था कि भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है या नहीं, तो हम एक एक चीज को लेकर अच्छे से कवर करेंगे। तो पहले हम भौतिक अधिशोषण लेकर चलते हैं। तो याद रखना, जब आपका है ना मतलब पदार्थ जो सतह पर इकट्ठा हो रहा है, मतलब जो भी आपका पदार्थ सतह पर इकट्ठा हो रहा है, अगर वो सतह पर वंडरवाल्स बल के द्वारा जुड़ा है, यानी कमजोर बलों के साथ जुड़ा है, यानी कोई भी स्पेशल बल के द्वारा नहीं जुड़ा है, यानी इनके बीच में कौन सा बल बताया मैंने, वंडर वाल्स बल से जुड़ा है, तो आपका अधिशोषण जो होगा वो भौतिक अधिशोषण होगा। भौतिक अधिशोषण में हमेशा वंडरवाल्स बल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, वंडरवाल्स बल पाया जाता है, यानी पदार्थ और पदार्थ की सतह के मध्य वंडरवाल्स बल पाया जाता है। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि वंडरवाल्स बल बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, तो इसलिए इस मतलब जो कमजोर के कारण इसे हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय कहते हैं। क्यों, क्योंकि दोबारा से हटाया जा सकता है, गर्म करके पदार्थ को हटाया जा सकता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय बोलते हैं। आइए थोड़ी सी इसके बारे में लक्षणों की बात करते हैं। तो लक्षण हमारे पास पहले अविशिष्ट प्रकृति होती है। अविशिष्ट प्रकृति का मतलब कोई विशेष प्रक्रिया नहीं होती, आप जो भी पदार्थ को है ना सतह पर रखोगे वो चिपक जाएगा, तो मतलब कोई विशिष्ट प्रकृति नहीं दर्शाता है कि किसी स्पेशल के साथ ही अधिशोषण होगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सबके साथ अधिशोषण होता है। दूसरा, अधिशोष्य पदार्थ की प्रकृति। अधिशोष्य पदार्थ की प्रकृति भी इसमें थोड़ा सा मतलब फैक्ट रखती है। इसमें ज्यादातर आपकी जो मतलब गैसें होती हैं उनका अधिशोषण अच्छा होता है,
क्लियर। आगे चलते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल की। आपको मैं एक बात बता दूं, जितना भी आपका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा होगा उतना ही आपका अधिशोषण क्या होगा, ज्यादा होगा, और जितना आपका पृष्ठ क्षेत्रफल कम होगा उतना ही आपका अधिशोषण क्या होगा, कम होगा। क्लियर। थोड़ा आगे बढ़ते हैं अगले हेडिंग की ओर। तो अगली हेडिंग है हमारी ऊष्मीय प्रकृति। तो याद रखना आप लोग, ऊष्मीय प्रकृति में क्या होता है, ऊष्मीय प्रकृति में हमारा क्या होता है, यहां पर ध्यान रखना आप लोग। जब भी आप अधिशोषण करेंगे तो इसमें से आपकी पृष्ठीय ऊर्जा कम होगी, या फिर आप कहेंगे कि ये एक उष्मा अक्षेपी, जो अभी मैंने पीछे कवर किया था, उष्मा अक्षेपी प्रक्रम होगा। क्या होगा, एक उष्मा अक्षेपी प्रक्रम होगा। आगे बढ़ते हैं, ताप का प्रभाव देखते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। याद रखना, अगर ताप की बात करें तो जैसे जैसे आप ताप बढ़ाओगे तो आपका जो अधिशोषण होगा वो घटता चला जाएगा। क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रासायनिक अधिशोषण। तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। मैंने भी आपको जो बताया सिर्फ वैसा ही है, आप लोग ध्यान से अगर इसको कवर करेंगे तो यहीं पर आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखें, अगर आपकी कोई सतह है और जिस पर आपका पदार्थ आकर इकट्ठा हो रहा है, तो जब ये आपका पदार्थ इकट्ठा होगा और ये आपकी क्या थी, सतह होगी, अगर इनके बीच में जो बल है वो आपका क्या होता है, रासायनिक बल होता है। कौन सा बल होता है, रासायनिक बल। चाहे वो आयनिक बल हो, चाहे वो सहसंयोजक बल हो, यानी एक रासायनिक बल हो तो आपका रासायनिक अधिशोषण कहलाता है। कौन सा अधिशोषण कहलाता है, रासायनिक अधिशोषण कहलाता है। आप लोग याद रखना, रासायनिक अधिशोषण भौतिक अधिशोषण से थोड़ा क्या होता है, पावरफुल होता है, क्योंकि रासायनिक बल जो होते हैं ना आपके, वो ज्यादा अधिक प्रबल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपके लक्षण, अविशिष्ट प्रकृति, सॉरी यहाँ पर आपका विशिष्ट प्रकृति होता। विशिष्ट प्रकृति का मतलब, जो रासायनिक अधिशोषण होता है वो कुछ विशिष्ट पदार्थों के लिए ही होता है, इसमें प्रत्येक पदार्थ का रासायनिक अधिशोषण नहीं होता है। तो यहाँ पर आप याद रखना, इनकी एक विशिष्ट प्रकृति होती है। आगे बढ़ते हैं, अधिशोष्य पदार्थ की प्रकृति। इसमें हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा फैक्ट है कि इसमें जो पदार्थ आपका ज्यादा मतलब अधिशोषित होता है वो गैसें होती हैं, और वो भी चारकोल के द्वारा होती हैं, और उन्हें दोबारा से प्राप्त हम नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये आपका अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं। अनुत्क्रमणीय मतलब अगर एक बार आपका अधिशोषण हो गया तो हम दोबारा पदार्थ को वापस नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो मेरे पास एक सतह थी, मैंने इसके ऊपर एल पे डाल दी, तो एल पे डालने के बाद क्या होगा, वो चिपक जाएगी। अगर हम दोबारा से एलपी को वापस प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आपकी एलपी वापस प्राप्त नहीं होगी। तो ये आपका कौन सा हो गया, रासायनिक अधिशोषण हो गया। आगे बढ़ते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल की ओर। याद रखना, जितना आप पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा देंगे, जितना ज्यादा होगा तो उतना ही आपका अधिशोषण भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और जितना पृष्ठ क्षेत्रफल आपका कम होगा उतना ही आपका अधिशोषण भी क्या होगा, कम होगा। आगे बढ़ते ऊष्मीय प्रकृति की ओर। आप ये भी याद रखना कि ऊष्मा उष्मा जो होती है रासायनिक अधिशोषण में पहले बाहर निकलती है और फिर बाद में नहीं निकलती। तो ये आपकी पहले ये मानकर चलिए उष्मा अक्षेपी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, उष्मा अक्षेपी प्रक्रिया है। अब हम ताप की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, जब आपका तापमान बढ़ाया जाता है तो तापमान बढ़ाने पर रासायनिक कुछ सीमा तक तो पहले बढ़ते हैं। ये अधिशोषण पहले क्या होता है, मतलब ऐसे है इसका ग्राफ, मतलब पहले तो ये अधिशोषण बढ़ेगा और उसके बाद धीरे धीरे घटता चला जाएगा और एक सीमा पर जाकर ये रुक जाएगा। तो ये देखिए, ताप बढ़ाने पर इसका अधिशोषण पहले क्या हो रहा है, यहाँ पर दिख रहा है बढ़ रहा है, और बाद में क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। ओके, आप लोग रासायनिक अधिशोषण और भौतिक अधिशोषण दोनों की परिभाषा को अच्छे से कवर करिएगा। और अगर आपको ये समझ आ जाते हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और हाँ, मैं लास्ट में एक बात बताऊं आपको, अगर कब आपका क्वेश्चन ऐसे आ जाए, कैसे, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर, तो इसको आप लोग दोनों परिभाषा लिख करके सोल्व कर सकते हैं।